वेलकम डियर रॉकेट्स एंड फूड फैंस, कैसे हैं आप सभी। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि आज हम फिर लेकर आ गए हैं एक लाजवाब और जायकेदार फूड बेस्ड फील गुड मूवी जो ज्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी। अगर आप 80s किड्स हैं तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि ये मूवी बनी ही थी 80s में। अगर 80s किड नहीं भी हैं तो आप हैरान जरूर रह जाएंगे कि ऐसी सुपर मूवी वो भी 80s में बनी थी क्या। तो जैसे हर फूड मूवी को आप भरपूर सपोर्ट करते आ रहे हैं, उसी तरह इस वीडियो को भी सपोर्ट करेंगे, ये हमारा विश्वास है दोस्तों आप पर। वैसे आज आपका जी खुश करने वाली एक चाइनीज मूवी जो कि आज से लगभग 40 साल पहले रिलीज हुई थी, लेकिन देखकर आपको जरा भी एहसास नहीं होगा कि ये मूवी इतनी पुरानी है। यही तो है इस मूवी की खासियत, जिसकी वजह से आज भी इसको एंजॉय किया जा सकता है। कहानी वैसे बड़ी सिंपल है, लेकिन इसमें जो फूड का कॉन्सेप्ट और फील गुड एलिमेंट्स है उनका जवाब नहीं, सच बता रहा हूँ। इसलिए हम आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं 1985 में रिलीज हुई ये चाइनीज मूवी, जिसका बड़ा ही क्यूट सा नाम है टेम्पो। मूवी की शुरुआत में घनघोर बारिश में एक ट्रक को दिखाते हैं जिसे चला रहा है अपना मूवी का हीरो। उसका नाम है गोरो और उसके पास में ये बैठा हुआ है ट्रक का क्लीनर बॉय जिसका नाम है गन। तो वो एक फूड रिलेटेड बुक को पढ़ रहा होता है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह हर फूड आइटम को टेस्टी बनाया जा सकता है, किस तरह उसे फील करके खाया जाना चाहिए वगैरह वगैरह। गन उस बुक को थोड़ा जोर से पढ़ रहा होता है ताकि गोरो को भी सुनाई दे। अब जरा सोचे कि अगर ये सीन आज की मूवी में चल रहा होता तो जरूर गन मोबाइल पर आंखें गाड़ कर बैठा होता और बेचारा गोरो ड्राइव करते जाता, है ना। या फिर गोरो भी सड़क पर एक नजर और मोबाइल पर एक नजर रखते हुए डेंजरसली ट्रक को चला रहा होता। ऐसा ही होता ना। लेकिन 40 साल पहले की बात है तो उस समय ये नौबत नहीं आई थी। तो गन उस बुक को जितने मजे से पढ़ रहा होता है, उतने ही मजे से गोरो भी उसको सुनकर आराम से ड्राइव कर रहा होता है। तो उस बुक में एक बुजुर्ग आदमी एक लड़के को बता रहा होता है कि देखो बेटा, भूख के मारे हमें खाना जल्दी जल्दी खाना नहीं चाहिए। पहले तो फूड को देखो, उसका रंग, उसकी कंसिस्टेंसी, इन सब चीजों को अपने अंदर ले लो, उसे एंजॉय करो। ऐसे ही मत खाओ खाने को, फिर उसे थोड़ा सा टेस्ट करो और जब उसका स्वाद जीभ पर लग जाए ना तो उसे दिल तक उतारो, तब जाकर उसे धीरे धीरे खाना शुरू करो। तब देखना तुम्हें कितना बढ़िया फील आएगा। पारंपरिक चाइनीज नूडल्स में समुद्री शैवाल यानी सीवीड मिलाकर एक स्पेशल फिश मिलाया जाता है और स्वाद के लिए कुछ ऑयल्स, ककड़ी, बीन्स, इन सबको ठीक मात्रा में एक बाउल में रखा जाता है। उसे देखते ही तुरंत उठकर मुंह में दबाने का मन जरूर करेगा, लेकिन तब मन की बात को थोड़ा साइड में रखकर हमें सबसे पहले तो सीवीड को सूप में अच्छे से डुबोना होता है। फिर चॉपस्टिक से नूडल्स को अच्छे से फैलाकर उसकी गांठों को सुलझाना होता है। इस तरह जायका हर तरफ फैलता है और तब जाकर हमें नूडल्स को चॉपस्टिक में लेकर आराम से खाना चाहिए। यही तो है नूडल्स खाने का सही तरीका बेटा। फिर सूप को धीरे से पूरे फील के साथ सिप करके पियो, आहा मजेदार। दोस्तों गन ये सब कुछ उस बुक में पढ़ रहा होता है, लेकिन हमें तो ये विजुअल में दिखाया जा रहा है ना। सोचे यार गोरो की क्या हालत हुई होगी। उसे अचानक तेज भूख लगने लग जाती है। वो कहता है कि यार तू ना अपना मुंह बंद कर दे प्लीज, यहाँ पेट में चूहे दौड़ने लगे तेरी बात को सुनकर। अब तो पेट पूजा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये कहकर वो ट्रक को उस एरिया के एक नूडल शॉप में रोक लेता है। दोनों बारिश में भीगते हुए रेस्टोरेंट की ओर भागते हैं। तो रास्ते में एक छोटे लड़के को कुछ लड़के मार रहे होते हैं। वो उन लड़कों को भगाकर उस छोटे लड़के को रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं। असल में एक बात बताऊं दोस्तों आपको, उस लड़के की माँ ही ये रेस्टोरेंट चलाती है। लड़के का नाम है सामो और उसकी माँ का नाम टेम्पो, जो कि मूवी की हीरोइन है दोस्तों। वैसे इसका नाम टेम्पोपो है, इसको हम टैम बोले, ये सही रहेगा शॉर्ट फॉर्म में। ओके। सैमो की हालत देखकर टैम पूछती है बेटा क्या हो गया है तुम्हें। सैमो कहता है कि माँ आज फिर उन लड़कों ने मुझे मारा है। टैम भड़क जाती है कि ये तो उनके रोज की आदत बन चुकी है। अब बेटा तू यहीं पर ठहर, कल मैं स्कूल में आकर उन लड़कों की ऐसी कंप्लेंट करती हूँ कि तब देखना। इसी बीच गोरो और गन वहीं पर बैठे होते हैं और पता नहीं क्यों गन को ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन गोरो कहता है कि अरे माहौल पे मत जा यार, खाना अच्छा भी तो हो सकता है। वैसे भी इस बारिश में और कोई रेस्टोरेंट तो ढूंढ नहीं पाएंगे ना, इसलिए यहीं पर सही है, जैसा भी मिल रहा है बढ़िया है। तभी वहाँ पर बैठा एक और कस्टमर शराब पी रहा होता है और उसकी बातों से लगता है कि वो टैम को छेड़ रहा है, पर टैम उसका लिहाज नहीं करती और गोरो और गन को नूडल्स बना कर देती है। हाँ वैसे स्वाद यहाँ पर उतना खास नहीं होता, लेकिन क्या करें, भूख के मारे दोनों जैसे तैसे खा ही रहे होते हैं। इसी बीच उनके पास बैठा शराबी फिर टैम को कुछ कहता है तो टैम उस पर इस बार चिल्ला देती है कि अगर शराब पीकर बकवास करना है तो मेरे रेस्टोरेंट से निकल जाओ अभी। क्या अभी देखा नहीं तुमने मेरे कस्टमर्स खा रहे हैं, उन्हें तो तंग मत करो। एंड इस पर पता है शराबी क्या कहता है, अरे ये एकदम भिखारी की तरह मुंह में नूडल्स दबा रहे हैं, ये हैं तुम्हारे कस्टमर्स हैं। उसकी ये बात गोरो को चुभ जाती है और वो उल्टा उसे डांटता है कि अपने काम से काम रखो समझे, हमें क्यों चिढ़ा रहे हो तुम, अबे चुपचाप हो जा वरना बहुत बुरा होगा, समझ गया। दोस्तों वो ठहरा शराबी वो कहता है कि ओहो ये मेरा एरिया है समझे,
यहाँ मैं कुछ भी बोलूंगा और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, वरना दोनों के दोनों जान गवा बैठोगे। ओ माय गॉड, इस पर गन उठकर उसको मारने जाता है, लेकिन यहाँ के बाकी सारे लोग उसे शराबी के आदमी मालूम होते हैं। सभी मिलकर फिर गन को मारने पे उतर आते हैं, लेकिन तभी गोरो उठकर कहता है कि देखो यारो, मुझे लड़ने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसको छोड़ दो चुपचाप। मैं अकेला और तुम 5, हो जाए लड़ाई, क्या कहते हो? हाँ, पर यहाँ पर नहीं, मैडम की दुकान का नुकसान होगा, यहाँ पर बाहर चल के लड़ते हैं। ये कहकर वो सभी को बाहर लेकर चला जाता है, लेकिन दोस्तों वो अकेला 5 का मुकाबला नहीं कर पाता और मार खा जाता है। टैम को बड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसी की खातिर गोरो उसे शराबी से लड़ पड़ा था। आखिर वो गैंग गोरो को मार मार कर बेहोश कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर टैम गोरो और गन को अपने घर पर लेकर आती है। गोरो की मरहम पट्टी करती है, फिर उन्हें खाना भी बना कर देती है। सैमो कहता है कि मेरी मम्मी का खाना बढ़िया है ना, क्या कहते हो? मेरी मम्मी सच में बहुत अच्छा कुक करती है, उनकी कुकिंग का यहाँ पर कोई टक्कर नहीं है। और सच बताऊं दोस्तों तो ये सुनकर गोरो और गन को हंसी आ जाती है, क्योंकि खाना एकदम बेकार होता है, कोई भी ढंग का स्वाद नहीं होता उसमें। गोरो पूछता है कि बेटा तुमने बाहर कहीं खाना भी खाया है आज तक या फिर नहीं? सैमो कहता है कि नहीं, मैंने तो सिर्फ अपनी मम्मी के डिशेस खाए हैं आज तक। इस तरह वो बहुत ही क्यूटली अपनी माँ को बढ़ा चढ़ाकर तारीफ कर रहा होता है। ये सुनकर तो टैम को भी हंसी आ जाती है, क्योंकि वो खुद जानती है कि उसका खाना उतना टेस्टी नहीं होता। सैमो के जाने के बाद वो इन दोनों को बता देती है कि देखो, उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे खाना ठीक से बनाना नहीं आता। वैसे कल जो नूडल्स आपने खाया था वो कैसा लगा आपको? गोरो भी कहता है कि सच बताऊं या झूठ? टैम कहती है तो झूठ ही बोल दीजिए, मेरे मन को थोड़ी शांति तो मिलेगी। तब गोरो कहता है कि आपका नूडल्स, अरे वो तो एकदम लाजवाब था, और नूडल्स पे जो आपने वो सूप परोसा, आहा वो तो सुपर्ब। ऐसा टेस्टी सूप मैंने जिंदगी में पहली बार आपके रेस्टोरेंट में पिया है, पता है आपको? टैम भी शर्मा कर कहती है आप कुछ ज्यादा ही मजाक नहीं उड़ा रहे मेरा? क्या इतना बदतर था मेरा डिश? नहीं नहीं नहीं, उतना नहीं, लेकिन थोड़ा खराब था, ज्यादा नहीं। एंड तब आगे टैम कहती है कि सैमो के पैदा होने के कुछ दिनों के बाद ही एक एक्सीडेंट में उसके पापा चल बसे थे। उसके बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया और जैसे तैसे उस छोटे रेस्टोरेंट को चलाकर अपने बेटे को पालने लगी। एंड वो ये सारी बात स्माइल करके बता रही होती है, लेकिन उसके अंदर का दर्द गोरो महसूस कर पाता है और कहता है कि आप डोंट वरी जी, मैं आपको देखना बढ़िया नूडल्स बनाना सिखाऊंगा। टैम चौंक जाती है कि क्या आप भी नूडल्स बनाना जानते हैं? गोरो कहता है क्या बात कर रही हो, ये कोई पूछने वाली बात है? अरे हम ट्रक ड्राइवर्स हैं और दुनिया का ऐसा कोई डिश नहीं है जो हमने नहीं पकाया हो। फिर वो टैम के साथ रेस्टोरेंट जाकर उसे नूडल्स बनाने का तरीका बताता है। इतना ही नहीं, एक कस्टमर का स्वागत कैसे करना चाहिए, मांस वगैरह को ठीक से कैसे काटना चाहिए, तरकारियों को किस ढंग से काटना चाहिए, ये सब कुछ सिखाने लग जाता है। लेकिन टैम इस सब्जेक्ट में थोड़ी कमजोर होती है और वो ठीक से कर नहीं पाती। गोरो तो गिव अप करके ही चला जाता है कि आपकी जन्म कुंडली में कुकिंग लिखा ही नहीं है मैडम, बेकार में ही मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन टैम भाग कर आती है और बहुत विनती करती कि प्लीज 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 इस तरह मत जाइए प्लीज। आज तक मैं जो आधी अधूरी कुकिंग जानती थी उसी से जैसे तैसे खाना पकाकर गुजारा कर रही थी, पर ये बहुत दिन तो नहीं चलने वाला ना। प्लीज आप मुझे थोड़ा ढंग की कुकिंग सिखाइए, मेरा और है ही कौन यहाँ पर, कुछ दिन यहाँ पर रहकर मुझे सिखाइए ना, मैं आपको सैलरी भी दूंगी, क्या कहते हो? गोरो जरा सोचता है और आखिर में हाँ कर देता है, क्योंकि उसे कुकिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और उसे लगता है कि क्यों ना हो, अगर मेरा टैलेंट किसी और के काम आ रहा है तो मैं क्यों मना करूं। तो इस तरह वो कुछ दिन वहीं पर रुकने का करता है फैसला। वो टैम को नूडल्स और उसका सूप बनाना तो सिखाता ही है, साथ में इसकी भी ट्रेनिंग देता है कि ठीक टाइम पे कस्टमर्स को नूडल्स किस तरह सर्व करना चाहिए, शरीर और मन थक ना जाए उसके लिए बॉडी को फिट कैसे रखना चाहिए, ये सब भी वो सिखाता है। फिर वो टैम को दूसरे रेस्टोरेंट्स में ले जाकर दिखाता है कि वो लोग कस्टमर्स को कैसे डील कर रहे हैं, किस तरह से सर्व करते हैं वगैरह वगैरह। एक रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ होती है क्योंकि शायद वहाँ के नूडल्स बड़े स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन उन लोगों को कस्टमर्स को मैनेज करना ही नहीं आता। तो गोरो कहता है कि अगर तुम्हारे नूडल्स अच्छे रहे तो ये भीड़ तुम्हारे रेस्टोरेंट में आएगी, लेकिन तुम्हें कस्टमर्स को मैनेज करने की कला सीखनी पड़ेगी। इनकी तरह नहीं कि भीड़ आ गई तो मैनेज करना ही नहीं आया। फिर वो टैम को दूसरे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ भीड़ तो नहीं होती, लेकिन उनका स्टाफ उन्हें अच्छे से मैनेज कर पाता है। पूरी भीड़ को रेस्टोरेंट के अंदर घुसाया नहीं जाता, बल्कि वो कतार में खड़े होते हैं। इस वजह से रेस्टोरेंट के अंदर लोग शांति से खा पाते हैं और बारी बारी कस्टमर्स अंदर आते जाते हैं, और इसी शांति के लिए कई लोग उस रेस्टोरेंट में आते हैं। तो ये पॉइंट भी तुम अपने रेस्टोरेंट में जोड़ देना। आखिर में वो एक और रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ सिर्फ एक आदमी ही सारे कस्टमर्स के ऑर्डर लेता है और उसे बखूबी याद रहता है कि किसने क्या ऑर्डर दिया था। वो बढ़िया तरीके से हर कस्टमर को उनका ऑर्डर सर्व कर रहा होता है। तो गोरो यहाँ भी कहता है कि अब तुम कोशिश करो और बताओ कि किसने क्या ऑर्डर किया था। टैम की मेमोरी भी काफी अच्छी है शायद, तो वो झट से हर एक कस्टमर का ऑर्डर ठीक ठीक बता देती है। ये सुनकर वहाँ पर खड़े लोग हैरान हो जाते हैं कि वाह दैट्स ग्रेट। गोरो कहता है कि वेरी गुड, ये काम तुम बहुत ही बढ़िया कर लेती हो, लेकिन खाना पकाना नहीं आ रहा तुम्हें, सच बताऊं। फिर भी दोस्तों वो अपनी कोशिश जारी रखता है और टैम को रोज कुकिंग के तरीके सिखाता है। अब आगे टैम शहर के बेस्ट नूडल्स रेस्टोरेंट में जाकर उनके नूडल्स
नूडल्स ऑर्डर करती है। खाने के बाद वो बिना शर्माए उनके शेफ से पूछ लेती है कि आप इतना जायकेदार नूडल्स कैसे बना लेते हो। पर क्या है ना, उसे नहीं पता कि शेफ नहीं बताने वाला, कौन बताएगा भाई अपनी सीक्रेट टिप्स को। पर जब टैम विनती करती है, बहुत ज्यादा विनती करती है, तो वो अकड़ कर कहता है कि ठीक है, तुम 2 लाख दोगे तो मैं रेस्टोरेंट के ओनर को बिना बताए तुम्हारे घर में आकर तुम्हें सिखा जाऊंगा, क्या कहती हो। तो टैम कहती है कि अरे उतने पैसे मेरे पास होते तो मैं अपना दूसरा रेस्टोरेंट नहीं खोल लेती क्या। तो वो भी कह देता है कि निकलो फिर यहाँ से, जाओ खोल लो, मैं नहीं सिखा रहा तुम्हें। तब वहां पर एक आदमी सूप पी रहा होता है। वो टैम को अकेले में जाकर कहता है कि मैं तुम्हें लाइव दिखा सकता हूँ कि वो नूडल्स कैसे बनाता है, पर मुझे 2 लाख मत दो, मुझे सिर्फ 25,000 ही दे दो। कहकर वो टैम को अपनी दुकान में लेकर जाता है जो कि नूडल्स रेस्टोरेंट के बगल में है। वहाँ पर एक होल होता है जो सीधे रेस्टोरेंट के किचन में खुलता है। एंड क्या था दोस्तों, इस होल से टैम देख पाती है कि वो शेफ कैसे पकाता है। टैम बड़े ध्यान से उसको देखकर अपने रेस्टोरेंट में भी सेम वही मेथड ट्राई करती है। फिर दोनों उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ भीड़ तो थी लेकिन कस्टमर्स को वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। पर वहाँ के नूडल्स को टेस्ट करके दोनों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं, मतलब स्वाद बिल्कुल भी नहीं होता उसमें। दोनों आधे से ज्यादा नूडल्स खा ही नहीं पाते और उसे लौटा देते हैं, इतना गंदा होता है। तब रेस्टोरेंट का ओनर टैम को पहचान जाता है और कहता है कि तुम्हारा तो अपना नूडल्स का रेस्टोरेंट है ना, फिर यहाँ पर क्यों आई हो। अच्छा, तो यहाँ नूडल्स और सूप को चख कर तुम अपने रेस्टोरेंट में यही टेस्ट कॉपी करना चाहती हो, राइट। टैम घबराकर गोरो के पीछे छुप जाती है कि अब क्या होगा। तो गौरव कहता है कि हाँ, हम आए तो इसीलिए थे सर, लेकिन इसे खाकर पता चला है कि ना इसमें नमक है ना ही मिर्ची, एकदम बेस्वाद बना के रखा हुआ है आपने इसे, क्या करते हैं आप लोग। और क्या था दोस्तों, इस पर रेस्टोरेंट का ओनर भड़क जाता है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में एक भी कस्टमर नहीं आता और तुम मुझे फीडबैक देने आ गए यहाँ पर। मेरे रेस्टोरेंट में कितनी भीड़ आती है देखा तो होगा ही तुमने, और वैसे तुम्हें सूप में ऐसा क्या खराब लगा बताओ। तो गोरो कहता है कि अच्छा, एक एक करके सुनिए। मांस ठीक से पका नहीं है, एकदम कच्चे मांस की बू आ रही है। उस बू को छुपाने के लिए आपने कोई तरकारी मिलाई है, नमक और मिर्ची कम है। अगर ये दोनों इंग्रेडिएंट्स थोड़ा और मिलाते तो स्वाद बेहतर हो सकता था। दोस्तों ये सुनकर तो वो चैलेंज पे उतर आता है कि अगर सुनो मेरी बात, तुम नूडल्स सूप के बारे में इतना ही जानते हो ना तो मुकाबला हो जाए। कल हम तुम्हारे रेस्टोरेंट में आएंगे, अगर तुम्हारे नूडल्स और सूप हमें टेस्टी नहीं लगे तो फिर तुम्हारी मौत हमारे हाथ होगी, याद रखना इस बात को। गोरो भी कहता है कि चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है, लेकिन हाँ, अगर हमारे नूडल्स आपके नूडल्स से अच्छे रहे तो फिर क्या करोगे ये भी बता दो। वो कहता है कि अगर ऐसी अनहोनी हो गई तो मैं अपना रेस्टोरेंट तुम्हें दे दूंगा। फिर क्या था दोस्तों, दोनों पार्टीज के बीच हो जाती है ये डीलिंग। अगले दिन दोनों जल्दी नूडल्स और सूप पकाने में लगे होते हैं, पर जल्दबाजी में वो पॉर्क को स्टोव पे छोड़ देते हैं और वो जल जाता है। गोरो कुछ भी करके मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है कि इतने में उस रेस्टोरेंट का ओनर अपने आदमियों को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। गोरो कहता है कि अरे इतनी जल्दी, 5 मिनट वेट कीजिए, तब तक रेडी हो जाएगा। वो कहता है कि मैंने तुम्हें साफ कहा था कि मैं इस टाइम पे आऊंगा, अब इंतजार नहीं होगा और ज्यादा। चलो पहले अपना सूप दो, मैं टेस्ट करता हूँ। गोरो फिर रिक्वेस्ट करता है कि अरे प्लीज 5 मिनट का टाइम तो दे दीजिए, पर वो नहीं मानता दोस्तों, और उसके आदमी गोरो को पकड़ लेते हैं। फिर ओनर टाइम से कहता है कि कल तो बड़ा उछल कूद कर रही थी तुम, अब क्या हो गया, और अभी तो मुझे सच बताऊं कुछ जलने की बू आ रही है। ये कहकर वो टैम के पास जाता है और उबलते सूप में उसका सर डुबोने की कोशिश करता है। टैम अपना मुंह फाड़ कर चिल्लाने लग जाती है और तो तब पता चलता है ये तो सपना देख रही है। असल में टैम उस रेस्टोरेंट को अपना कॉम्पिटिटर मानती है, इसलिए उसको ये बुरा सपना आया था। बढ़िया है, और वो भी देखा दोस्तों कितनी डिटेल में सपना था। खैर फिलहाल वो उस होल से शेफ की कुकिंग को देखकर अपने किचन में भी सेम ट्राई करती है, लेकिन जब उसे टेस्ट करती है तो उसे उल्टी आ जाती है, बहुत ही खराब बना होता है। वो समझ नहीं पाती कि ऐसा क्या हो सकता है, उस शेफ का डिश तो बहुत ही बढ़िया बना था। वो बेचारी मायूस हो जाती है कि मैं कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर पाती हूँ। तो वो गुस्से में सब कुछ गिराकर बाहर आ जाती है और गोरो से लिपट कर बहुत रोती भी है कि मैं कभी शेफ नहीं बन सकती, मुझे ये रेस्टोरेंट बंद करके कोई मजदूरी करनी चाहिए। गोरो उसे शांत करता है और कहता है कि सुनो, मेरे गुरुजी कुकिंग में एक्सपर्ट है, वो तुम्हें सिखाएंगे कि बढ़िया सूप कैसे बनता है। ये कहकर वो टैम को अपने गुरु के पास लेकर जाता है। असल में गुरुजी एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे और तब गोरो उनका असिस्टेंट हुआ करता था, पर अब गुरु ने वो सब छोड़ दिया है और बंजारों की जिंदगी जी रहे हैं। और फिर जब गोरो उसे अपनी दुविधा बताता है तो वो टैम को नूडल्स सूप बनाने का तरीका सिखाने के लिए मान जाते हैं। तो वो बताते हैं कि सूप का फ्लेवर चिकन और पॉर्क से आता है, इसलिए दोनों को एक साथ एक बर्तन में पानी में डालकर उबालो और तरकारियों को काट कर नहीं बल्कि वैसे ही अंदर डालना चाहिए, और हाँ, ज्यादा मत उबालो क्योंकि फिर स्वाद नहीं रहेगा। इस तरह वो स्टेप बाय स्टेप टैम को सिखा रहे होते हैं। फिर सभी मिलकर एक रेस्टोरेंट में नूडल्स खाने जाते हैं। यार इस नूडल्स में वैसे है क्या जो हर जगह ये लोग सिर्फ नूडल्स ही खाते हैं। खैर इसी बीच उस रेस्टोरेंट में एक औरत अपने बुजुर्ग पिता को लेकर आती है। शायद बुजुर्ग की सेहत थोड़ी खराब है और उन्हें कुछ आइटम्स खाने से मना किया है डॉक्टर ने। बेटी कहती कि पापा मुझे ना अभी बैंक जाना है, आप ऑर्डर करके खा लीजिए। हाँ लेकिन जो डॉक्टर ने मना किया है वो मत खाना। इस तरह वो वार्न करके चली जाती है, पर दादाजी तो बेटी के जाते
आते ही वो सब ऑर्डर कर देते हैं जो डॉक्टर ने खाने से मना किया था, और बेटी के आने से पहले सब कुछ खत्म करने के इरादे से वो मुंह में दबा दबा के खा रहे होते हैं। लेकिन अचानक कोई आइटम उनके गले में अटक जाता है और वो सांस नहीं ले पाते। सभी घबरा जाते हैं कि अब क्या करें, ये तो प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अपना हीरो है ना, उसकी अलग ही सोच है। वो एक वैक्यूम क्लीनर को मंगवाता है और उसका सक्शन मोड ऑन करके दादाजी के मुंह में ट्यूब डालकर मशीन को करता है ऑन, जिससे वो फूड आइटम गले से निकलकर ट्यूब में आ जाता है। वैसे अगर आप ये सीन थिएटर में देखते तो जरूर हंस कर लौटपट हो जाते। इस तरह उस बुजुर्ग की जान बच जाती है फाइनली। असल में एक बात बताऊं दोस्तों आपको, ये बुजुर्ग बहुत ही बड़ा रईस आदमी है, और क्योंकि गोरो और उसके गैंग ने उनकी जान बचाई थी तो वो सभी को अपने घर में इनवाइट करके उन्हें बढ़िया दावत देते हैं। और दावत में भी ओ माय गॉड, यहाँ दावत में भी नूडल्स ही परोसा जाता है और उसका टेस्ट आहा लाजवाब। तो गोरो दादाजी से रिक्वेस्ट करता है कि दादाजी हम एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, लेकिन नूडल्स बनाने की रेसिपी चाहिए, क्या आपका शेफ हमें सिखा सकता है? दादाजी कहते हैं कि बेटा तुमने मेरी जान बचाई है, नूडल्स की रेसिपी क्या, तुम जान मांगोगे वो भी दे दूंगा तुम्हें। ये कहकर वो अगले ही दिन अपने शेफ को इनके रेस्टोरेंट में भेज देते हैं। बस अब सिर्फ टैम को सीखने की देरी है। गुरुजी कहते हैं कि अब तो सब सेट होने जा रहा है, लेकिन अपने नूडल्स का नाम क्या रखें, क्या सोचा है? गोरो कहता है कि इसे हम टेम्पेपो नूडल्स कहेंगे। ये सुनकर टैम बड़ी खुश होती है। गोरो उस नाम का साइन बोर्ड भी लिखता है। तभी दोस्तों वो शराबी जिसके गैंग ने पहले दिन गोरो को रेस्टोरेंट के बाहर पीटा था, याद होगा आपको, वो टपक पड़ जाता है और यहाँ भी गोरो को लड़ने के लिए ललकारता है। गोरो कहता है कि अबे सुन ले, मेरे पास लड़ने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन वो गोरो को और उकसाता है, अच्छा उस दिन तो बहुत उछल रहे थे तुम और मुझे मारा भी था तुमने, अब क्या हो गया, डर गए क्या? है ना चाहते हुए भी गोरो उसे चुप कराने के लिए उसके साथ लड़ लेता है। ये लोग ऐसी फाइटिंग करते हैं जैसे कि ये कोई फाइटिंग मैच हो। बहुत देर लड़ने के बाद दोनों थक हार कर एक जगह गिर पड़ जाते हैं। लगता है मैच ड्रॉ हो गया। तब शराबी कहता है कि हम दोनों बेवजह लड़ बैठे हैं ना, मैंने तो तुम्हें यूं ही डराने के लिए ललकारा था, लेकिन तुम्हारी मत मारी गई थी क्या जो तुरंत लड़ने के लिए आ गए तुम? अब देखो दोनों को इतनी मार पड़ी है कि उठ भी नहीं पा रहे। गोरो भी कहता है कि मेरी मत मारी गई थी तो क्या तुम्हारी ये कल घास चरने के लिए गई भी थी? अरे खुद मुझसे जबरदस्ती लड़ने के लिए आ गए, मुझे मजबूर किया लड़ने के लिए, और अब यहाँ पर ज्ञान फैल रहे हो, चुपचाप बैठ जाओ। इस तरह दोनों ही लड़ना भूलकर एक दूसरे की मदद करके उठ खड़े हो जाते हैं। अब शराबी अपना इंट्रो देता है कि मेरा नाम बिक्सन है। गोरो भी अपना नाम बताता है। यहाँ रिवील होता है दोस्तों, बिक्सन और टैम्प बचपन से एक दूसरे को जानते थे। बिक्सन शायद टैम्प से एक तरफा प्यार भी करता था, लेकिन टैम्प ने किसी और से शादी कर ली, और जब उसका पति एक्सीडेंट में मारा गया उसके बाद बिक्सन ने टैम्प को प्रपोज भी किया था, लेकिन तब वो बिल्कुल नहीं मानी। फिर भी बिक्सन अक्सर उसको देखने के लिए उसके रेस्टोरेंट जाता था, और उस दिन शराब के नशे में उसने टैम्प को न जाने क्या क्या कह दिया था, जिसको सुनकर उस समय गोरो भड़क गया और फिर इनकी लड़ाई हुई थी जो आपने देख लिया था। प्रेजेंट में ये जानकर गोरो कहता है कि हे भगवान, अगर पहले ये सब पता होता तो इतना बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं थी हमें। इस तरह इनके बीच सुलह हो जाती है और वो बिक्सन को सीधे रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है। दोनों को एकदम बेहाल हालत में देखकर टैम थोड़ा घबरा जाती है कि तुमने फिर लड़ाई की क्या? तो गोरो बताता है कि हाँ हम लड़े तो थे, लेकिन अब नहीं लड़ेंगे, याराना हो गया है दोनों का। बिक्सन की बात करें तो वो इंटीरियर फर्निशिंग वगैरह का काम करता है। वो बताता है कि मैं इस जगह का हुलिया बदल सकता हूँ, तब जाकर ये रेस्टोरेंट कस्टमर्स को अट्रैक्टिव लगेगा, क्या कहते हो? और ये जो लकड़ी का तख्ता है ना जिस पर नूडल्स बॉल सर्व किया जाता है, ये बहुत ही ऊंचा है, इस वजह से कस्टमर्स को बॉल लेने में थोड़ी तकलीफ होती होगी। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, और भी थोड़ा काम करना पड़ेगा जो मैं खुद कर लूंगा। लगता है दोस्तों बिक्सन अभी भी टैम को चाहता है और इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए आया हुआ है। पर जो भी हो, गोरो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर टैम बार बार नूडल्स बनाकर इन लोगों से टेस्ट करवाती है, और जब टेस्ट बढ़िया होने लग जाता है ना तो वो बाहर के कस्टमर्स को भी सर्व करने लग जाते हैं। जहाँ पहले टैम को बहुत ही नेगेटिव फीडबैक मिलता था, वहाँ पर अब सभी उसके बनाए हुए नूडल्स की बड़ी तारीफ करते हैं। धीरे धीरे टैम के रेस्टोरेंट में बहुत लोग आते हैं और टैम का नूडल्स जरा पॉपुलर हो जाता है। गन तो दोस्तों टैम के लिए एक मेकअप आर्टिस्ट भी लेकर आता है जो उसका हुलिया ही चेंज कर लेता है, और अब वो एक प्रोफेशनल शेफ दिखती है और बड़ी खूबसूरत भी। पता है उसकी खूबसूरती देखकर तो गोरो दंग रह जाता है और पूछता है क्या सच में तुम ही वो हो? वो कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, जरा वेट करो मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो कुछ ही मिनटों में एक अच्छा सा ड्रेस पहन कर आती है। गोरो भी उस पर लाइन मारता है कि यार तुम तो बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर वो टैम को किसी दूसरे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वहाँ पर ये लोग पोर्क ऑर्डर करते हैं, जिसे कैबेज के पत्ते में लपेटकर दोनों बड़े एंजॉय करके खाते हैं। अब दूसरी ओर दोस्तों एक और कस्टमर को दिखाते हैं जो मांस को एक सूप में डिप करके उसे किसी रोल में लपेटकर मुंह में रखता है। यार इतना डिटेल में मत बताओ, मुंह में पानी आ जाता है। यही कह रहे होंगे ना आप भी? कोई बात नहीं दोस्तों, इट्स नेचुरल। टैम और गोरो डिश को फील करके उसको टेस्ट करके खा रहे होते हैं। इसी बीच टैम अपनी लाइफ की बातें उससे शेयर करती है।
वो बताती है कि एक ट्रेन एक्सीडेंट में मेरे पति की मृत्यु हुई थी। वो मेरा और सैमो का बड़ा ख्याल रखते थे। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई, लेकिन मैं सच बताऊं, मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी और उसी कोशिश में मैंने ये रेस्टोरेंट शुरू किया और अपने बेटे को भी साथ साथ में पालने लगी। पर क्या करूं, मुझे कुकिंग नहीं आती थी और ना ही मुझे पता था कि किससे मदद मांगूं। और तब आप आए और आपने मुझे इतना कुछ सिखाया कि मेरी लाइफ चेंज हो रही है। तो मेरे लिए आपने जितना कुछ किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते ना तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। और मैं दूसरे रेस्टोरेंट से अच्छा खाना बना पाऊंगी या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आपके आने से ना मुझ में एक अलग ही आत्मविश्वास आ गया है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मतलब इस तरह की सोच मेरे अंदर जागृत हो गई है। उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस तरह दोस्तों वो अपने मन की बातें शेयर करती है और कहती है, आपने अपने बारे में तो कुछ बताया नहीं, मुझे बताओ ना। तो गौरव बताता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक बेटा भी है। मैं एक जगह नौकरी करता था, लेकिन आमदनी कुछ खास नहीं होती थी। बड़ी मुश्किलों के बीच में मैं अपनी वाइफ और बेटे के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता था। पर इस तरह कब तक चलता बताओ। एक दिन मेरी वाइफ मेरे बेटे को लेकर चली गई, शायद किसी और के साथ चली गई। दोस्तों इस तरह गौरव पता है एकदम टूट गया था। उसके बाद उसने वो घर छोड़ दिया और ट्रक ड्राइवर का काम कर लिया। अब वो जगह जगह घूमकर दिल का सुकून ढूंढ रहा है। ये सब जानकर टैम को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है और वो गौरव को हिम्मत देती है, चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ से डिनर करके दोनों घर लौट रहे होते हैं कि बड़ी तेज बारिश हो जाती है। अगले दिन की बात है, टैम फिर नूडल्स बनाकर इन पांचों को टेस्ट करने के लिए देती है और एक्सपेक्ट कर रही होती है कि वो पॉजिटिव फीडबैक देंगे। लेकिन गुरुजी, शेफ, गौरव ये तीनों कहते हैं कि नूडल्स अच्छे तो हैं, लेकिन अगर तुम्हें दूसरे रेस्टोरेंट से बेहतर बनाना है तो इससे भी अच्छा जायका लाना होगा अपने नूडल्स में, वरना यहाँ कस्टमर्स नहीं पता नहीं कौन आ जाएगा। देखो अब जो सिखाना था वो हम सिखा चुके हैं, अब सब तुम्हारे हाथ में, तुम्हें ट्राई करते रहना होगा और कुछ नहीं। और तो बिक्सन कहता है कि सुनो सुनो, मैं एक आइडिया देता हूँ, सुनो मेरी बात। कहकर वो हरी प्याज को बारीक काटता है और मांस को भी उसी तरह बारीक स्लाइस करके नूडल्स में ऐड करता है और फिर उन्हें टेस्ट करने को कहता है। वो कहते हैं कि ये पहले वाले नूडल्स से बेहतर तो है, लेकिन वो पंच नहीं आ रहा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टैम तो फिर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है और कुछ दिन के बाद उसका टेस्ट और इम्प्रूव होता जाता है और बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं। यहाँ तक कि अब लोग वेट करके भी खाने को तैयार होते हैं। दूसरी ओर उस नूडल्स रेस्टोरेंट को दिखाते हैं जहाँ बहुत भीड़ आया करती थी, पर अब वहाँ पर सभी मच्छर मार रहे होते हैं। सच बताऊं दोस्तों, एक कस्टमर गलती से अंदर आ जाता है तो सभी मिलकर उस एक कस्टमर की खातिरदारी करते हैं। इतनी बदतर हालत होती है उनकी कि एक भी कस्टमर नहीं आता। और यहाँ टैम के रेस्टोरेंट में अरे कस्टमर्स की भीड़ आ जाती है, लेकिन टैम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अपने जजेस यानी गौरव, शेफ और गुरुजी इन सभी को इम्प्रेस करे, क्योंकि वो उसे सही रास्ता दिखा रहे हैं ना। इसीलिए वो दिन रात ट्राई करती है, अपनी कुकिंग स्किल्स को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाती है। सैमो पूछता है, आप घर को भूल गई हो क्या मम्मी? दिन रात यहाँ रेस्टोरेंट में रहती हो बैठी हुई। टैम कहती है कि बेटा, जिस दिन मेरे कस्टमर्स बॉल का नूडल्स खत्म करके उसमें बचे सूप का आखिरी बूंद पीकर खुशी से भर जाएंगे ना, उस दिन मैं एक अच्छी शेफ बनूंगी और तब तक मुझे कोशिश करते रहना होगा, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगले दिनों फिर अपने जजेस को नूडल्स बना कर देती है। इस बार आहा मजा आ गया। वो नूडल्स को बहुत इंजॉय करके खाते हैं और आखिर में सभी अपने अपने बॉल्स उठाकर पूरा सूप पी जाते हैं, एक भी बूंद उसमें बचा नहीं होता। फिर सभी कोरस में कहते हैं कि वाह उस्ताद, इसे कहते हैं ऑथेंटिक नूडल्स और सूप, दुनिया का बेस्ट नूडल्स बना दिया तुमने, वाह। सुनकर टैम की आंखें भर आती हैं कि मेरी इतनी दिनों की मेहनत, दिन रात की कमाई आखिरकार रंग लेकर आ गई। गौरव कहता है कि मैंने कभी तुमसे कहा था कि तुम्हारी जन्म कुंडली में शेफ बनना लिखा ही नहीं, फिर उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूँ, तुमने खुद को साबित करके दिखा दिया है, तुम सच में एक टॉप शेफ बन चुकी हो, काम से भी और तुम्हारे एटीट्यूड से भी। टैम ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और बहुत रोती भी है। अब नूडल्स तो परफेक्ट हो चुके हैं, इसलिए रेस्टोरेंट के इंटीरियर्स का काम भी शुरू हो जाता है, जो कि विक्सन और उसके आदमी कर रहे होते हैं। अब ये एक टॉप क्वालिटी का रेस्टोरेंट लगता है दोस्तों, है तो छोटा लेकिन बहुत ही साफ सुथरा और दिखने में अट्रैक्टिव। गुरुजी पूछते हैं कि तुम्हें इस जगह का मेकओवर अच्छा लगा ना? टैम कहती है, ये क्या पूछ रहे हैं गुरुजी आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट की शेफ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी कहते हैं कि बेटा रेस्टोरेंट तो तुम्हारा है, लेकिन न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा कर दिखाया। फिलहाल बहुत कम औरतें शेफ बनती हैं, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक औरत को ट्रेन करके उसको इतनी अच्छी शेफ बना पाऊंगा। वेल डन बेटा। टैम जानती है कि उसकी इस अचीवमेंट की शुरुआत तो गौरव ने करवाई थी। वो फिर कहती है कि आपको थैंक करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। गौरव भी कहता है कि अरे वो छोड़ो ना यार, अब तुम टॉप शेफ बन गई हो, टॉप के, और कस्टमर्स की भीड़ इतनी ज्यादा कि क्या कहें। हाँ सुनो, हमें भूल मत जाना है। इस तरह वो टैम को चिढ़ाता है तो वो कहती है कि ये मेरा ही रेस्टोरेंट नहीं है, हम सबका रेस्टोरेंट है। सभी बड़े खुश होते हैं और तब वो रईस दादाजी वहाँ पर आते हैं इनका नूडल्स टेस्ट करने के लिए, और भी बहुत से कस्टमर्स वहाँ पर आते हैं। तो गौरव वहाँ से बाहर जाता है और जाते जाते वो टैम को एक नजर देखता है। वो भी गौरव को देखती है
और उसकी आंखें गोरो का शुक्रिया अदा करती है। गुरुजी ने टैम की मदद करने का जो वादा किया था वो उन्होंने बखूबी निभाया था। इसी तसल्ली के साथ वो भी अपनी साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और रईस दादाजी का शेफ भी उन्हें लेकर वहाँ से निकल जाता है। इन सब का शुक्रिया अदा करके गोरो मुड़ता है तो रेस्टोरेंट के बाहर कस्टमर्स की लाइन लगी होती है। तो वो ऊपर रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड देखता है और उसके अंदर जो फील आती है ना, ऐसा लगता है जैसे कि उसने बहुत बड़ा कुछ कर दिखाया। जो आदमी महज एक ट्रक ड्राइवर था वो बाय चांस एक रेस्टोरेंट में गया, वहां पर एक औरत से मिला जिसे खुशकिस्मती या बदकिस्मती से कुकिंग नहीं आती थी। गोरो ने उसे एक शेफ बनाया, उसके रेस्टोरेंट को बेहतर बनाया और सबसे इम्पोर्टेंट, गोरो की वजह से टैम के अंदर जो आत्मविश्वास जगा वही गोरो की अचीवमेंट है। और इसी फील के साथ वो वहां से निकलता है वापस अपनी पहली वाली लाइफ में। विक्सन उसे रोकता है कि तुम भी यहीं पर रह जाओ यार हमारे पास, पर गोरो कहता है कि नहीं, ये मेरी मंजिल नहीं है। वैसे मैं सच बताऊं तो मेरी कोई मंजिल नहीं है, क्योंकि जब मंजिल होती है तो इंसान वहां पर जाकर रुक जाता है, मतलब वहीं पर जम के रह जाता है। ये तो मेरे सफर में एक पड़ाव था और कुछ नहीं। अब मैं अपना सफर जारी रखना चाहता हूँ और इस तरह के कई पड़ाव आएंगे जहाँ ढेरों लोगों को मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है। जिस तरह टैम को जरूरत पड़ी उसी तरह तो मैं उन सब की मदद करूंगा और इसी तरह चलता रहूंगा। तुम टेंशन मत लो, किसी दिन यहाँ भी आऊंगा और तब सबसे मुलाकात होगी। ये कहकर गोरो निकल जाता है। गोरो को जाते हुए देखकर विक्सन को बहुत दुख होता है और वो गोरो के ट्रक के पीछे दौड़ने लगता है। इसी सिंपल और दिल को छू लेने वाले क्लाइमेक्स के साथ ही दोस्तों होता है मूवी का एंड। रुकिए जरा, हमें लगा कि ना इसमें कोई ट्विस्टेड स्टोरी है ना ही बड़ा चढ़ावा हुआ परफॉर्मेंस, लेकिन सब कुछ बहुत ही सिंपल और नेचुरल था यार, इसलिए मूवी मेरे दिल के बहुत ही करीब आ गई। इस मूवी में और भी कई सीन्स थे जिन्हें अगर हम दिखाते तो वो वीडियो वैसे और लंबी हो जाती। जैसे कि कॉलेज प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को लेकर एक बड़े रेस्टोरेंट में खाने जाती है। वो बताती है कि नूडल्स को किस तरह खाना चाहिए, लेकिन तभी सामने बैठा एक आदमी नूडल्स को कुछ इस तरह चूस कर खाता है कि प्रोफेसर कहती है वो देखो उस आदमी की तरह नूडल्स कभी मत खाना, नूडल्स को डिसेंटली बिना आवाज के खाना होता है। पर यार नूडल्स में कौन डिसेंसी दिखाता है। उसके स्टूडेंट को उस आदमी के खाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है और सभी चूस कर खाने लगती है। प्रोफेसर के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो भी नूडल्स को उसी तरह बढ़िया आवाज करते हुए खाने लग जाती है। तो दूसरे सीन में एक हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछता है एक बात बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। असल में उसकी वाइफ मरने वाली थी, सो सैड यार, लेकिन वो उठकर नूडल्स बनाकर अपने परिवार को परोसती है। उन्हें नूडल्स खाते देखकर वो खुश होती है, ओ यार सो सैड, और अपनी आंखें बंद कर लेती है। और सच बताऊं तो वो यहाँ पर मरी कि नहीं मरी ये क्लियर नहीं है, ये थोड़ी कॉमेडी के लिए ऐड किया गया था शायद, लेकिन कहानी में इन सीन्स की मेरे ख्याल से उतनी अहमियत नहीं थी, इसलिए हमने इनको कट कर दिया। लेकिन बाद में सोचा कि यार सीन्स को दिखाया जाए एंड में, इसलिए आपको एंड में दिखा दिया। वैसे आपका यार, आप हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इतनी मूवीज देखते हो, तो कमेंट्स करके बताओ ना आपको क्या मजेदार लगा इस मूवी में। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।